हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्की बामनिया। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम पाठक। दोस्तों, जैसे कि हमने कमिटमेंट किया था कि 12th साइंस केमिस्ट्री के लिए हम वावाज़ोडू लेके आएंगे, जैसे फिजिक्स में लेके आए थे वैसे ही हमने केमिस्ट्री के लिए भी इंग्लिश मीडियम में प्लान किया है। तो शुभम पाठक सर है, वो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो क्लियर कराएंगे। ऑलरेडी उन्होंने ब्रह्मास्त्र के 6 सेशन आपको दिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो कॉन्सेप्ट देखने हैं और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को प्लान करना है। तो आपके एग्जाम में मतलब थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो आप एक बार उस पर नज़र कर लोगे तो हो सकता है आपको ये बेनिफिशियल हो जाए। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे, हम कॉन्सेप्ट थ्रू जाते हैं और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उस बेसिस पे लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आने वाले होते हैं। तो उसी बेस पे सर आपको कराएंगे, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, ओके सर। वेलकम फ्रेंड्स टू वावाज़ोडू। आई होप आप लोगों ने 1 से 6 तक ब्रह्मास्त्र के सेशन बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि आपके बोर्ड्स में कुछ ही घंटे बाकी है। सो उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम क्विक सेशन ऑफ 100 क्वेश्चंस का लेके आए हैं, दैट इज़ फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जुड़े रहिएगा। आई नो नर्वस होंगे, एंजाइटी होगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्या फिजिक्स जैसा ही केमिस्ट्री का पेपर बनेगा नहीं बनेगा, सारी चीज़ें क्रिएटिविटी होंगी। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो 1 से 100 तक रहेंगे। इस जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलैरिटी MgCl2 सॉल्यूशन इज। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड है। सो हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। तो ग्लूकोज के लिए बात करेंगे तो I की वैल्यू जो रहेगी वो एक्जैक्टली 1 रहेगी, और वहीं पे अगर MgCl2 है, देखो आप लोगों को बहुत क्विकली स्पॉन्टेनियसली आता है, बट एक बार तोड़ के देख लेना चाहिए। MgCl2 डिसोसिएट होगा तो Mg+2 और 2Cl-, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन जो रहेंगे वो 3 रहेंगे। सो मैं अब इसमें डेल्टा TF सब्सटीट्यूट करूंगा तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, पर यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। सो सेम कंसंट्रेशन है, KF की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करती। तो यानी मोलैलिटी और KF सेम रहेगा, चेंज I का रहेगा। कितना गुना हुआ? 3 टाइम्स हुआ। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? अबाउट 3 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है आज के दिन और हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह हुई है। सो आई होप हम बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझ के फटाफट सॉल्व करेंगे। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? तो highest boiling point का मैंने आपको बहुत पहले भी कंसेप्ट बताया है, that is delta TB is directly proportional to I। जितना ज़्यादा I होगा उतना ज़्यादा डेल्टा TB होगा, और जितना ज़्यादा डेल्टा TB होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी TS की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। सब में I फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH के लिए I की वैल्यू 2 रहेगी, Na2SO4 है तो 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, यानी I यहाँ पे 3 हो गया। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी। KNO3 की बात करेंगे तो I की वैल्यू सिमिलरली यहाँ भी 2 हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा I हमारे पास Na2SO4 के पास है, यानी डेल्टा TB उसका ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बहुत ज़्यादा। वेरी गुड, कमेंट में आंसर आने चाहिए। अभी सेशन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, उसके बाद आप केमिस्ट्री से फ्री हो जाएंगे। तो कमेंट में आंसर करते रहिए फटाफट, मज़ा आएगा सेशन में, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग pH 2 एट टेम्परेचर TE। तो हमें बताया गया है कि T के फॉर्म में आंसर निकालना है। तो pH की वैल्यू 2 है, मतलब 10 की पावर -2 H+ का कंसंट्रेशन है। अब H+ के कंसंट्रेशन से मैं अल्फा ढूंढ सकता हूँ। सो अल्फा की वैल्यू जो रहेगी वो हो जाएगी C अल्फा इज इक्वल्स टू pH, जो H+ का कंसंट्रेशन है। तो C की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू अल्फा 10 की पावर -2। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10 की पावर -1 और 1/5। 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -1। दैट मीन्स हमारा जो अल्फा रहेगा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.02। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.02। क्योंकि एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट होता है। सो डिसोसिएशन के लिए जो I की वैल्यू रहती है वो रहती है I इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस एल्फा, हमने ब्रह्मास्त्र के सीरीज में ऑलरेडी ये चीज़ देख रखी है। सो आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस कितना आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू जो रहेगी वो 0.02 रह जाएगी। सो 1 प्लस 0.02 दैट इज 1.02, ये आई हो गया, ठीक है। अब सिंपली हमें आई को ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सो इस पार्ट से हम यहाँ जंप करेंगे तो पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी, ठीक है। आर टी के फॉर्म में आंसर हमें बताना है। आई की वैल्यू हो गई 1.02, सी जो है वो 0.5 है जिसको 1/2 लिख सकते हैं आर टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा बेटा 0.51 आर टी, ठीक है। 0.51 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02 ही आएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा 0.51 आर टी। वेरी गुड, आंसर आने चाहिए कमेंट में। कुछ ही टाइम बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, नर्वसनेस होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ही नर्वस रहता है, बट डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो कह गए ना, गाना गाए गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया डिक्रीज करेगी, ठीक है। जो कंसेप्चुअल है उनको हम एकदम से लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। याद है बचपन में H2PD लिखते हैं, बचपन क्या 12th में ही हमने बहुत जगहों पे देखा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पैलेडियम पे रहती है, पैलेडियम उसे सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ लिक्विड A एंड B फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। बिल्कुल सही, मिनिमम जब भी आता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, राउल्ट्स लॉ से। तो पॉजिटिव डेविएशन की कुछ बातें मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज में लिखा रखी है। डेल्टा एच वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, उसमें क्या रहता है, सो ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। यानी ए बी का जो इंट्रैक्शन रहेगा वो ए और ए बी इंट्रैक्शन से वीक रहेगा। सर वीक रहेगा तभी तो ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गैस में जाएंगे। जितने ज़्यादा गैस में पार्टिकल सॉल्यूट स्टेट से जा रहे होंगे गैस में, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन। तो एकदम डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ज़रूर आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम एजियोट्रोप के ऊपर क्वेश्चन आज के दिन में, ठीक है। विच we have 3 aqueous solution of NaCl labeled as ABC, ठीक है। कंसेंट्रेशन 0.1, 0.01, 0.001 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ दिस सोल्यूशन इन इज ऑर्डर, ठीक है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तब तो हमारे लिए सारे लोग सेम रहते हैं, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू NaCl के लिए 2 रहती है। बट अगर कंसेंट्रेशन वेरी कर रहा होता है, सो आई का डायरेक्ट रिलेशन हमें पता होना चाहिए, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं दे रखा है, यानी जितना कम आई होगा, जितना कम कंसेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा आई रहेगा। सो आप चेक कर सकते हैं सबसे कम कंसेंट्रेशन सी के केस में, सो सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर सी के केस में रहेगा, आई सी विल बी ग्रेटेस्ट। फिर उससे कम कंसेंट्रेशन बी के केस में आई बी और फिर आई ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हमें बताना है कि कौन सा मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कमेंट फटाफट आना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम है, लास्ट फेज है 100 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन का, ठीक है। मौका मिला है, चौका मारना ही है, चौका नहीं अब तो 6 ही मारने का है, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो इथेनॉल और एसीटोन जो रहेगा वो एग्जाम्पल रहता है किसका बेटा, पॉजिटिव डेविएशन का। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में बता देता हूँ, इसी के तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नीचे के दोनों रहते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन रहते हैं, ठीक है। तो कभी दिख जाए तो आप ध्यान देना आज के पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम वेंट ऑफ फैक्टर एज कंपेयर टू दिस। तो हमें इसको डिसोसिएट करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ रखा है, काउंटर आयन टूटेगा तो 4K प्लस FeCN6 जो रहेगा उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने प्रेजेंट है, 4 आयन ये, 1 आयन ये, तो आई की वैल्यू हो गई 5। अब हमें चेक करना है आई 5 और किस में है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ए ऑप्शन में 2Al + 3 टाइम्स SO4 -2। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। सो ए विल हैव सेम वेंट ऑफ फैक्टर एज कंपेयर टू K4FeCN6। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर।
टेम्परेचर पे वही कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड करता है जिसमें वॉल्यूम आता है, जहाँ वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ही वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है। मोलालिटी मोल्स अपॉन वेट होता है, वेट आया, वेट टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मोलालिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एट अ सर्टेन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एलिमेंट ए एंड बी आर दिस मच रिस्पेक्टिवली, यानी पी नॉट की वैल्यू दे रखी है। इफ द सॉल्यूशन हैव इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ का बहुत अच्छा एग्जांपल है। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी रिस्पेक्टिवली। प्योर प्रेशर दे रखे, पी नॉट ए की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो 108 है। ठीक है, एक्स से जाइए जी बात करेंगे तो मोल सेम है, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो रहेगा वो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। सही है, Na और Nb तो सेम है तो 1/2 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर एक का मोल फ्रैक्शन 1/2 है तो 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरा का भी मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 36 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। ठीक है, 108 का हाफ करेंगे तो मेरे ख्याल से 54 आएगा और 36 का हाफ करेंगे तो मेरे ख्याल से 18 आएगा। 54 में 18 ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेशन 72 और यूनिट क्या हो जाएगी, टॉर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन था बहुत अच्छा। KH वैल्यू ऑफ, अलग अलग लोगों की KH वैल्यू दे रखी है। अरेंज दिस गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। अभी हमने डिस्कस करा है सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन रहता है, जितना कम KH रहेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। सो आप चेक कर सकते हो सबसे कम जो सॉल्युबिलिटी है 1 2 3 4 लोगों में से सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसके पास प्रेजेंट है, 1.83 इंटू 10 की पावर -5 ऑर्डर का है। तो ये बंदा है कौन, HCHO। HCHO की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, सॉरी KH वैल्यू सबसे कम है। जितनी KH वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। सो आप देखो यहाँ पे HCHO एक ऑप्शन में तो आगे है। फिर देखो 0.413 है, 0.413 CH4 का KH है, उसकी वैल्यू कम है बट उससे कम नहीं थी तो कौन आ जाएगा, CH4। CO2 की वैल्यू आप देखोगे तो 1.67 है। सबसे ज़्यादा KH आर्गन का है। आर्गन वैसे भी डिजॉल्व नहीं होता, नोबल गैस होती है, वो वाटर में उतने इजीली, कोई भी सॉल्वेंट में इतना इजीली डिजॉल्व नहीं होती। तो जिसका सबसे ज़्यादा KH उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो आर्गन लास्ट में आएगा, फॉलोड बाय CO2, फॉलोड बाय CH4 और सबसे ज़्यादा HCOH। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। फैराडेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आज के पेपर में। Al2O3 जो रहेगा वो 2 टाइम्स Al+3 बना रहा होगा, 2 एल्यूमिनियम है ना। सो अगर मैं इसका रिडक्शन देखूंगा सो Al जो है वो 2 मोल्स हैं, एक के लिए मेरे पास एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर रहा है वो। ठीक है, अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। डन, इसको 2Al सॉलिड स्टेट में लिखते हैं। सो 2Al+3 है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा और वो 2Al में जा रहा है। मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ही चाहिए, 2 मोल नहीं चाहिए। सो मैं पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Al+3 गिव्स Al, क्योंकि 1 मोल ही चाहिए। सो मुझे एग्जैक्टली 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना फैराडे हो गया, 3 फैराडे। कमेंट में आंसर तुरंत आने चाहिए, ये लास्ट चांस है आपका इंटरेक्शन करने का। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप नर्वसनेस से दूर होंगे। ठीक है, तो आपकी भी रिएक्टिविटी एग्जाम से पहले मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम नहीं। Which of the following statement about solution of electrolyte is not correct? तो चेक करते, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयन। हाँ, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जितना गाढ़ा अगर सॉल्यूशन होगा उतना कम वो तेजी से सॉल्यूट को फ्लो करने देगा। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब पता है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। डिपेंड करता है, नॉट नहीं आएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। कंडक्टिविटी, ये तो एकदम सही बात है। अरे आप एकदम फंडामेंटली सोचो यार, आप स्टेबल हो, नीचे से आग लगा दे तो भागने लगोगे कि नहीं लगोगे? तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी ऐसा ही होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, आग लग रही है नीचे से तो भागेंगे ही भागेंगे। सो गलत ऑप्शन कौन सा है, कंडक्टिविटी डज डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सही है पर गलत है। ठीक है, समझदार वाले समझ गए होंगे। गिव
टू नेम्स ऑफ फ्यूल्स अदर देन हाइड्रोजन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, रीड करी है कि नहीं करी है? 1 2 3 4 5 6 हर ब्रह्मास्त्र में हमने डिस्कस करा है। एनसीईआरटी की लाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन कैसा आएगा? तो ऐसा आएगा। हाइड्रोजन फ्यूल में हाइड्रोजन के अलावा जो फ्यूल सेल की तरह काम कर सकता है वो मीथेन एंड मीथेनॉल है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे टाइप का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिजिकल है इसका मतलब सिर्फ कैलकुलेटिव आए ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलारिटी कंसेंट्रेशन दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, हमें पता है टेम्परेचर का कोई काम नहीं रहता है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा मामा दे रखे, ठीक है, कप्पा दे रखा है। और फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट देख लो कप्पा की। मोलर कंडक्टिविटी सिंपली कप्पा इंटू 1000 क्यों लग जाता है? क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है और सी से डिवाइड कर लेंगे। तो कप्पा की वैल्यू 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2। सही है, बहुत प्यार से क्वेश्चन बन गया। 3 जीरो को है तो 24.8 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट ऊपर वाले जीरो को खा जाएगा तो 248/2, 248/2 करेंगे तो 124। चेक करो चेक करो चेक करो, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 124 ओम इनवर्स मतलब साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। फॉर अ सेल रिएक्शन 2Fe + O2 + 4H+, मज़ा आ रहा है ना? थोड़ा टेंशन कम हो रहा है? कमेंट में बताओ, टेंशन कम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिल रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, रिलैक्स, ठीक है। घबरा के पेपर नहीं दे जाता, ठीक है। नर्वस हो सकते हो आप, पर फियर नहीं होना चाहिए। बोला गया है कि ये कंसंट्रेशन दे रखा है Fe+2 का 10⁻³ पार्शियल प्रेशर O2 का दे रखा है, pH दे रखा है, सेल पोटेंशियल ढूंढना है। सो हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू पता है। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल -0.059। एन फैक्टर हमें जब भी कैलकुलेट करना होता है तो ध्यान से देखो, Fe जो है वो 2 में जा रहा है तो 2 एन फैक्टर नहीं है। ध्यान दो कितने Fe है, 2 Fe है तो 2 2 4 होता है, तो एन फैक्टर की वैल्यू 4 हो जाएगी। लॉग ऑफ QC अगर बनाना है तो Fe+3 का कंसंट्रेशन ऊपर हो जाएगा, ठीक है, Fe+2 का कंसंट्रेशन और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और H+ नीचे आएंगे, H+ का पावर 4 हो जाएगा, कोफिशिएंट पावर बन जाती है। और O2 जो भी गैसेज होती है, मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में बताया था, गैसेज में हम उनका पार्शियल प्रेशर मेंशन करते हैं QC में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1.67 - 0.059/4 लॉग ऑफ, वैल्यू देखते हैं इसकी कितनी दे रखी है, 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H+ का वैल्यू कितना है, pH3 है, pH3 यानी H+ का कंसंट्रेशन मेरे पास हो जाएगा 10⁻³ सो 10⁻³ का 4 और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1। सो लॉग ऑफ, बहुत इजी खेला है, ठीक है, 10⁻⁻6 10⁻⁻12 और ये 10⁻⁻1 -12 -1 -13 बन जाएगा, -13 ऊपर जाएगा +13 बन जाएगा। 13 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, लॉग 10⁻⁻6 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 13, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 और 13 3 हो गया और उसमें से कितना चला जाएगा 3, तो 9 बच गया, ठीक है, 9 बचेगा, कितना बचेगा 4 और 7, ठीक है, तो ये इतना ये हो जाएगा 10⁻7 हो गया, ठीक है। 10⁻7 आगे जंप कर जाएगा तो मैं इस कैलकुलेशन को इधर रखता हूँ, 1.67 - 0.059 डिवाइडेड बाई 4, पावर आगे आ जाएगी 7 और ये log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.67 माइनस, ठीक है, थोड़ा कैल्सी यूज़ करते फटाक से, 0.059 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू आई बेटा 0.103, ठीक है। 1.67 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1.57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.57 वोल्ट, ये हमारा ई सेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा ई सेल, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1.57, ठीक है। एमसीक्यू में थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, एक पर्सनल टिप देता हूँ आपको मैं, 25 क्वेश्चन हो जाने देते, 50 क्वेश्चन हो जाने देते, फिर पर्सनल एक टिप दूंगा आपको एग्जाम के लिए। यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने आपको बातें बताई है कि SRP की जो वैल्यू रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है रिड्यूसिंग एजेंट की, मतलब जितना कम SRP होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या आप ऐसे भी देख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा जितना उसकी SRP कम है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, -0.74, -0.74,
पर आपको ये चेक करना है कि वो वैल्यू है किसकी। कंफ्यूज करने के लिए क्यों दिया है Cr+3, बहुत सारे बच्चे एकदम आंख बंद करके Cr+3 टिक कर देंगे, वहीं गलत हो जाओगे। आप देखो जो सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो Cr+3 अगर Cr में जा रहा है तो वो अपना रिडक्शन कहाँ, ऑक्सीडेशन कहाँ कर रहा है, वो तो खुद ही रिडक्शन कर रहा है, तो काहे का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ आएगी नहीं बात। तो Cr+3 नहीं आंसर होगा, आंसर क्या होगा, Cr जो है वो Cr+3 में जा रहा है, सो Cr विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये ध्यान देना, ऐसा डाइसी क्वेश्चन वो ट्रिकी में पूछे है, प्रीवियस ईयर्स में आ सकता है आज के दिन भी, ठीक है। ये कंसेप्ट के ऊपर ही लगाना है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का रिडक्शन वाले को आपको टिक करना है, जो खुद का रिडक्शन कर रहा होगा, सॉरी खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा उसको आपको टिक करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है। व्हाट इज द कंप्लीट चार्जिंग रिएक्शन ऑफ निकल। देखो बैटरी के ऊपर क्वेश्चन, हर ब्रह्मास्त्र में मैंने बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन रखे हैं। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी की जो इक्वेशन रहती है वो रहती है कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो 3 रहता है, वो किस में जा रहा है, कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस प्लस वाटर रिलीज कर रहा होगा। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, CdNiOH होल थ्राइस गिव CdO प्लस NiO2 प्लस H2O। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ब्रह्मास्त्र की सीरीज से आपने एक एक्नॉलेजमेंट तो ली होगी कि हमें बैटरी के पार्ट करना और बहुत अच्छी तरह करना है। व्हाट इज द प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग टू इंक्रीज द सेल पोटेंशियल। x की क्या वैल्यू रखे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पिछले साल देखने को मिला था कि सेल पोटेंशियल इंक्रीज करे मतलब बढ़े। सो अभी पहले सेल पोटेंशियल लिखना है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर, डैनियल सेल है सबको दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा लॉग ऑफ। अगर मैं QC लिखूंगा तो Zn वाला जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन रह रहा है, तो Zn का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर यानी x ऊपर हो जाएगा और Cu का नीचे, दैट इज 0.02। अब बहुत अच्छी मैथ्स हमारी है ही, और बहुत अच्छी भी नहीं रखनी है, बेसिक ही रखनी है। इसको अगर इंक्रीज करना है तो ये माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। माइनस ये पॉजिटिव कब होगा, जब लॉग की वैल्यू, याद रखना, जब लॉग के अंदर की वैल्यू जो log x है, मतलब x नहीं मानते यहाँ पे y मान लेते, जब log y है, y की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो log जो रहता है, log y जो वैल्यू रहती है वो नेगेटिव देता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल सेल पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। सो अब चेक करो, ये y हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन 0.02, ठीक है। वो 1 से तो छोटा होना चाहिए बट 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, एक फ्रैक्शन 1 से छोटा कब होगा, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, d इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर कौन है हमारा 0.02 और न्यूमरेटर कौन है हमारा x। ऐसी कंडीशन जब होगी तो लॉग के अंदर की चीज नेगेटिव आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और सेल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। देखो 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 देखो, ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 0.02 इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा है, स्टार मार्क रखना, ठीक है। एक बार वापस से फ्लैशबैक करके देख लेना। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रो कंडक्टिव पेस्ट यूज्ड इन मर्क्यूरी सेल। तो ये भी NCERT का डायरेक्ट बैटरी वाला पार्ट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो रहता है वो पेस्ट की तरह काम करता है इलेक्ट्रो कंडक्टिव मर्क्यूरी सेल में, ठीक है। नेक्स्ट NH4OH का मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है। तो हमें पता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम रहता है। NH4OH है ना, कैटायन आगे वाला है, आयन को देखो NH4 चाहिए, NH4 चाहिए। देखो NH4 कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है सर, हर जगह NH4 है, नहीं है सर, B और C में ही NH4 है। NH4Cl NH4Cl कॉमन है, कॉमन है। OH चाहिए, OH जुड़ना चाहिए, OH जुड़ना चाहिए, तो OH कहाँ से आएगा, NaOH में से आएगा। ये ऑप्शन भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहाँ पे NaOH निकल रहा है, माइनस में दिखाया है, NaOH को तो जोड़ना है ना, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, NH4Cl प्लस NaOH करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा। अब NH4Cl के साथ बोर हो गया है, कोई नया पार्टनर चाहिए, तो NH4 अब किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। हमें जो चाहिए वो तो मिल गया सर, बट ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई NaCl, तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए वहाँ पे माइनस करके बताया NaCl। सो हमें क्या करना होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी ऐड करनी पड़ेगी, NH4Cl की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH की, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
NaCl की। तो दिस विल बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, तो हमें पता है जब हम चार्ज करते हैं ना लेड स्टोरेज बैटरी के पीछे मैं बार बार पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि सरप्राइज मिल सकता है इलेक्ट्रोकेम फिजिकल में, थ्योरी में सरप्राइज ज़रूर मिल सकता है आपको पेपर में। अगर आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी है तो बैटरी वाले टेंशन ही नहीं लेना, अब आप MCQ देख के ही टिक कर दोगे। क्या बोला गया है, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यानी जो एनोड की रिएक्शन होती है PbSO4 फॉर्म करने की, वो PbSO4 फिर से Pb + SO4 - 2 में चला जाता है, रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। तो चेक करते हैं क्या बोला गया है, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb। वाह सर, पहली बात समझ गए सर। अगर मैं बिना चार्जिंग की बात करूंगा तो एनोड जो रहता है वो Pb प्लेट का बना रहता है, वो SO4 - 2 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 और कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन है लेड स्टोरेज की। अब चार्जिंग के टाइम ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, तो रिएक्शन रिवर्स हो गई, यानी PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहा होगा बेटा, Pb + SO4 - 2, यानी PbSO4 Pb में रिड्यूस हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात क्लियर है, कैथोड पे तो जाता ही नहीं है, Pb तो कैथोड पे जाता ही नहीं है, सही है। तो कैथोड वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब जो भी होता, और PbO2 जो रहता है वो कैथोड पे रहता है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच 0.025 मिथेनोइक एसिड इज दिस मच, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हमें अल्फा ढूंढना है। अल्फा की जो वैल्यू रहती है वो रहती है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी तो हमारे पास दे रखी है 46.1। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने के लिए उन्होंने 2 आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। अभी हमने देखा कॉलरेज लॉ के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOH फॉर्मिक एसिड विल बी इक्वल्स टू 44.6 + 349.6। 6 और 6 ऐड हो जाएंगे तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 1 कैरी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8, सॉरी ये 5 ही रहेगा ना। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 349.6 + 54.6, ठीक है। ऐड करेंगे इसको, ये 10 हो गया, सॉरी 14 हो गया, और 4 और 1 10, ये हो गया, तो 404.2, तो 404.2 हो जाएगा। और अल्फा का डायरेक्ट रिलेशन रहता है, अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.114 आएगा। आई होप मुझे वैल्यू कैसे याद है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन क्वेश्चन है। सो 0.114 हो जाएगा, दैट इज बी। आप कैल्सी दिया रहेगा, आपको तो वरदान है कैल्सी यूज़ करने का, तो फटाफट यूज़ करके ही निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, आपको एक रिएक्शन दे रखा है रेट, पर डिफरेंशियल रेट लॉ नहीं दे रखा है, एवरेज रेट लॉ दे रखा है। तो एवरेज और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंशियल में छोटा डी यूज़ करते हैं और एवरेज में डेल्टा यूज़ करते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर, बाकी सारी बातें सेम रहती है, सिर्फ साइन ही चेंज हो जाता है। सो आप कंपेयर करेंगे तो Br और H+ के सिस्टम को बनाना है। सो क्या बनेगा -1/5, जो कोफिशिएंट रहता है वो 1 अपॉन कोफिशिएंट बन जाता है, डेल्टा Br माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू H+ के साथ पेयरिंग करनी है। हर ऑप्शन में H+ है तो बस आपको उसी को लिखना है। H+ भी तो रिएक्टेंट साइड है तो उसके लिए भी माइनस आएगा, तो 1/6 डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ये 5 उधर चला जाएगा, तो डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू 5/6 डेल्टा H+ डिवाइडेड बाय डेल्टा T। वाह सर, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो एकदम इसके बगल में ही लाके सॉल्व कर दिया। 5/6 ऑप्शन रहेगा, 6/5 नहीं रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक्सोथर्मिक ग्राफ में प्रोडक्ट वाला जो वो रहता है वो रिएक्टेंट से हमेशा नीचे रहना चाहिए। प्रोडक्ट वाला जो फिनिशिंग होती है ना वो रिएक्टेंट से नीचे होनी चाहिए, दोनों सेम लेवल पर है। डेल्टा H 0 रहेगा रिएक्शन का। ये रिएक्टेंट है, इस प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ट्विस्ट आ गया सर, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो डेल्टा H रिएक्शन जो रहेगा वो डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट करेंगे। सो प्रोडक्ट तो कम है रिएक्टेंट से तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का मतलब ही एक्सोथर्मिक होता है। सो ए ग्राफ सही है, तो ओनली ऑप्शन ए इज राइट।
यहाँ एंडोथर्मिको का डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू एग्जैक्टली 0 रहेगी। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैटलिस्ट, नॉट करेक्ट बोला है, करेक्ट नहीं। इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एट द सेम एक्सटेंट, बिल्कुल सही है। जितनी तेजी से आगे की रिएक्शन को कैटलिस्ट करेगा उतनी तेजी से पीछे की करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं लाता है। इट ऑल्टर्स डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है। नॉट करेक्ट बोला है मतलब गलत है पर हमारे लिए सही है। इट ऑल्टर्स डेल्टा जी, क्यों नहीं करता? क्योंकि डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रहता है। कैटलिस्ट ना टेम्परेचर चेंज करता है, ना एंट्रोपी चेंज, ना एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा जी कहाँ से चेंज करेगा यार। ठीक है, इफ बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, आगे बढ़ते, आप बाकी ऑप्शंस देख लेना। फॉर अ रिएक्शन ए टू बी प्रोडक्ट इतना दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, इफ द कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो बी के ऊपर 0 रहता है ना, सो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। आप उसको इन्फाइनाइट भी बढ़ा दोगे ना तो रेट में कोई फर्क नहीं होएगा कि इन्फिनिटी खत्म, इन्फाइनाइट तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है। इफ़ मैं इन्फाइनाइट में इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो कैसा है, इनडिटर्मिनेंट है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो चेक करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, तो बी को तो हाफ करा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए को डबल कर दिया, डबल करना मतलब 2, तो आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 0, बी से तो इंडिपेंडेंट है, सो आर नया जो रेट होगा वो के टाइम्स 2a की पावर 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो के 8 की पावर a की पावर 3 हो गया। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 के a की पावर 3, ये पुराना r के बराबर है, सो आर न्यू इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली r के बराबर हो जाएगा। कितने r? 8 टाइम्स, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया? 8 टाइम। डिफरेंशियल रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा ही। अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन द स्लोप ऑफ लॉग के वर्सेज 1/t, तो बहुत सिंपल है, k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है। ध्यान से देखना, ln log में बच्चे गलती कर देते हैं, log लेने का है, सो log k इज इक्वल्स टू log ए, ठीक है बेटा। कमेंट फटाफट होनी चाहिए, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। एनर्जी सुबह सुबह मैक्सिमम होनी चाहिए, पेपर है भाई, पेपर एकदम फाड़ने ही जा रहे हैं उधर, वैसे सही वाला फाड़ने नहीं, मतलब अच्छी तरह से देके फाड़ने जा रहे हैं हम लोग। सो अगर हम स्लोप प्लॉट करना है तो log के वर्सेस 1/t, तो ये हमारा x एक्सिस बन जाए, सॉरी ये हमारा y एक्सिस बन जाएगा, ये हमारा x एक्सिस बन जाएगा। सो ये मेरा स्लोप रहेगा, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई ए अपॉन आर टी, और 2.303 फ्री में आ जाएगा, तो डिक्रीजिंग स्लोप रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? टी तो नहीं आएगा सर, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक है, तो ये दिस विल बी आवर स्लोप, ठीक है। टी नहीं रहेगा, टी के तो प्लॉट ही करना है ना, टी के अगेंस्ट तो प्लॉट ही करना है, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये दिस विल बी आवर स्लोप। भाई 1/t तो पूरा x एक्सिस हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डन, दिस विल बी आवर y एक्सिस एंड दिस विल बी आवर कंप्लीट x एक्सिस, लीनियर ग्राफ रहेगा। For a reaction 3ClO minus gives ClO minus 3 plus 2Cl minus occurs in 2 steps, 2 steps है। ClO minus plus ClO minus K1 is equals to ClO2 minus plus Cl minus slow step है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप मैटर करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से ही पता चलता है। तो आपको बस ये देखना है स्टेप कौन सा स्लो है। सर पहला वाला स्लो है, फास्ट स्टेप से कोई लेना देना ही नहीं है, डायरेक्ट आए तो ध्यान देना स्लो स्टेप से ही लेना देना है। स्लो स्टेप में जितनी मॉलिक्यूलैरिटी रहती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है। कितने रिएक्टेंट है? मॉलिक्यूलैरिटी मतलब टोटल रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, हो गया खेल खत्म हो गया। सो रेट इज इक्वल्स टू के, और दोनों सेम ही है। ClO माइनस का क्या लिखना पड़ेगा हमें? स्क्वायर लिखना पड़ेगा, खत्म सर, ठीक है। ये NCERT की डायरेक्ट लाइन की बात है जो हमारे काम आ रही है। क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो कैसे होती है? तो ऐसे होती है। आगे देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के 175 लीटर आ गया, लीटर तो नीचे होना चाहिए, मोलैरिटी में लीटर तो नीचे आना चाहिए, लीटर ऊपर आ गया, लीटर का स्क्वायर आ गया, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी पहले ब्रह्मास्त्र में छोड़ रखा है कि हमें यूनिट बताने, तो यूनिट होता है मोलैरिटी 1 - n सेकेंड इनवर्स। मोलैरिटी खुद किसके बराबर होता है? तो मोल पर लीटर के बराबर होता है, 1 - n सेकेंड इनवर्स। देखो सेकेंड इनवर्स तो हर ऑर्डर में आएगा, फ्री 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 फ्री, उसको देखने का नहीं है हमें, ये लीटर और मोल के ऊपर ही ध्यान देने का है।
अगर वो बोल रहा है स्क्वायर है, सो 1 माइनस एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। सही है, सिंपल सी बात है, 1 माइनस एन की वैल्यू जो रहेगी वो 2 के बराबर होगी। नहीं सर, क्यों सर? क्योंकि अगर यहाँ पे आप ऐसे देखने जाओगे तो लीटर तो ऊपर है ना, तो लीटर ऊपर है, तो लीटर को ऊपर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो इसको रीराइट करेंगे, लीटर अपॉन मोल, ठीक है, विल बी इक्वल टू n माइनस 1। हाँ, अब सही है सर, लीटर ऊपर है और मोल नीचे है ना, तो रेसिप्रोकल करना पड़ा। रेसिप्रोकल मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई। अब आप लिखो n माइनस 1, लीटर के पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 2, सो n की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। सो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है, हाँ क्या होता है, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, वो किसका एग्जांपल रहता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उस पर डिपेंड करता है जो स्मॉलर अमाउंट पर है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। एकदम सही बात है, स्मॉल अमाउंट में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट रहता है उसी पे डिपेंड करता है। C2H5 COO C2H5, ये हमारा एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो C2H5 COOH एसिटिक एसिड और C2H5OH इथेनॉल ऑब्टेंड होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहता है, इसीलिए हम सिर्फ एस्टर के कंसंट्रेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट वाले पे ही डिपेंड करता है। If the initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, the time taken for half life to complete, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि हाफ लाइफ में क्या चेंज आ रहा होगा। सो हमें एक बहुत डायरेक्ट सी बात पता होनी चाहिए, हाफ लाइफ जो रहता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जीरोथ ऑर्डर के, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। वो 1 माइनस एन का फॉर्मूला हाफ लाइफ पे भी लागू होता है, बट वो थोड़ा अलग तरीके से लागू होता है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0 1 माइनस एन, ठीक है। यहाँ पे A0 इनिशियल कंसंट्रेशन बता रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो समझ आएगी नहीं बात। सो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1/4 कर दिया गया है, सो हाफ लाइफ भी कितना हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा। सो बिकम्स 1/4, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 1/4 कर दिया तो हाफ लाइफ भी कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 ही हो जाएगा। डन। ऐसा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र में हमने पहले भी कर रखा है। क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम इन BM फॉर Fe+3 आयन। Fe+3 आयन है, सो Fe का नंबर पता होना चाहिए 26, तो आर्गन 4s2 3d6। अब अगर बोल रहा है +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो S में से निकलेंगे 2 और तो 3d5 हो गया। 3d5 मतलब पांचों घर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक घर एक्स्ट्रा बन गया। इसको रब करो, 1 2 3 4 और 5, डन, एक घर एक्स्ट्रा बन गया। अब मेरे पास बोर मैग्नेटॉन μ इज इक्वल्स टू √n × n+2 वैल्यू होती है, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता रहा है, जो 5 है, 5 × 5+2 करेंगे, ठीक है, तो √5 × 7 करेंगे तो √35 हो जाएगा। 35 मतलब 6 से थोड़ा कम रहेगा, यानी 5.92 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 को जब भी ऑक्सैलिक एसिड में ऐड करते हैं, KMnO4 Mn+2 में जाता है और ऑक्सैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो रेडी रहना। द डीकार्बोक्सिलेशन इज स्लो इन द बिगनिंग बट बिकम्स इंस्टेंटेनियसली आफ्टर सम टाइम। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जैसे ही KMnO4, देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड मतलब C2O4-2 वो किस में जा रहा है, Mn+2 + CO2 में जब जा रहा है, तो जैसे जैसे Mn+2 बनेगा ना, Mn+2 खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा। कैटलिस्ट की तरह काम करेगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए पहले जो डीकलराइजेशन है वो थोड़ा स्लो होता है, बट बाद में वो फास्ट हो जाता है। सो सिंपल सा रीजन है कि Mn+2 एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। डन। बहुत अच्छा MCQ है, तो इसको रखना ध्यान में कि ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड का क्या करता है, CO2 निकाल देता है उसका। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 वाला क्या दिया है। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, फर्स्ट ऑर्डर है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कौन, हाफ लाइफ, याद रखना, डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स।
0.8 से 0.4 मतलब आधा कम हो गया, आधा कम मतलब वो 15 मिनट हाफ लाइफ दे रखी है। सो टी हाफ की वैल्यू 15 मिनट्स हो गई। अब पूछा है कितना टाइम लगेगा जब वो 0.1 से 0.25 मोलर पे जाएगा। भाई ये ऐसा क्वेश्चन एक बार मैंने ब्रह्मास्त्र में भी लिया था, मैंने आपको बोला था कि उसमें एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या आपने वो ढूंढी? चलो ढूंढते हैं, अभी देखते हैं। कमेंट आता है ना सर बहुत स्लो चल रहे, बहुत स्लो चल रहे, लो फास्ट ले लो। देखो 0.1 का हाफ 0.05, 0.05 का हाफ 0.025, यानी कितनी हाफ लाइफ लगी? 2 हाफ लाइफ लगी। एक हाफ लाइफ के लिए 15 मिनट, दूसरी हाफ लाइफ के लिए और 15 मिनट, 15 30 मिनट हो गया, लो खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ जो रहता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी आप 0.1 से अगर 0.05 जा रहे हो तो आप हाफ हुए, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, यानी आपने हाफ लाइफ यूज करी है। अब उस 0.05 से और हाफ जा रहे हो यानी 0.025, तो यानी पहले के 15 बाद के 15 30 मिनट, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो मैंने मैक्सिमम डी ब्लॉक में सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन ऑलरेडी 1 to 6 ब्रह्मास्त्र में रखे हैं, बट ये मेल्टिंग पॉइंट वाला मेरे ध्यान में रह गया था, सो हम वावाजोड़ू में उसको लेके आए हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का एक ग्राफ देखा होगा आपने एनसीईआरटी में। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक वो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। क्रोमियम से रोलर कोस्टर की तरह नीचे गिरता है Mn पे, फिर Mn से बढ़ता है थोड़ा Fe पे, फिर Fe से वापस डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, Fe से वापस डिक्रीज करने लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कब रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में रहते हैं वो क्रोमियम के पास होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म होगा। क्रोमियम सबसे ज़्यादा, सही है कि नहीं? और आपको साफ साफ दिख रहा है क्रोमियम तो सबसे ज़्यादा है ही है। सबसे कम अपनी सीरीज़ में Mn रहता है, मैग्नीज। 4D सीरीज़ में टेक्नीशियम रहता है, Tc रहता है। ठीक है, ये भी 2 बातें याद रखना। उसके बाद कौन आएगा? टाइटेनियम से ज़्यादा वेनेडियम के पास रहता है, तो वेनेडियम, टाइटेनियम, और पीछे में कौन आ गया? मैग्नीज। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटेलिक ऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है, तो हमें पूरा सीरीज़ पढ़नी है 3D सीरीज़ की, हैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, अब उसके बाद आप देख लो सबसे ज़्यादा टाइटेनियम का रहेगा क्योंकि पहले वो आ गया, उसके वेनेडियम रहेगा, क्रोमियम रहेगा और सबसे लास्ट में आयरन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। याद रखना अलॉन्ग द पीरियड जब भी हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर जब जब इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी जो रहेगी ऑक्साइड्स की, बेसिसिटी जो रहेगी ऑक्साइड की वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड जब भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँगा तब। ठीक है, तो टाइटेनियम सबसे पहले आ जाएगा तो सबसे अच्छा बेस रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएंगे बेसिसिटी डिक्रीज करती जाएगी। Which ऑक्सीडेशन नंबर इज पोजेस्ड बाय कंपाउंड Mn। तो Mn के 2 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं, वो टेबल याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक बार जाने से पहले देख लेना एग्जाम में। Mn जो रहता है वो +2 और +7 में बहुत स्टेबल रहता है, +2 और +7। +2 तो देख नहीं रहा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सबसे ज़्यादा। उस टेबल में जो ब्लैक नंबर से जिनको बोल्ड किया है ना वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत लोगों को होगा कि सर जिंक भी तो आंसर हो जाएगा, पर एनसीईआरटी की एक लाइन रहती है, जिंक में 3D10 होता है। 3D10 मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट ही नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट तो कॉपर तक ही रहता है। स्कैंडियम ऐसा रहता है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, डेट इज +3 का रहता है। याद रखना जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं गिनना रहता है, जिंक नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज Mn। सो हमें पता है Cr2O7 -2 जो रहता है वो Cr+3 में जाता है। चेक करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो 2x + -14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू +12, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, x इक्वल्स टू 6, सो +6 से +3 की तरफ जा रहा है तो 3 का चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे एन फैक्टर 3 हुआ, वहीं हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम मैटर करता है।
तो 2 क्रोमियम है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एन फैक्टर 3 नहीं होगा, एन फैक्टर की वैल्यू 6 होगा। और हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर मास m है, एन फैक्टर 6 है, तो ऑप्शन डी सही है। In when acidified Ka2Cr2O7 solution is added to Sn+2 salt, Sn+2 किस में चेंज होता है? So बहुत डायरेक्ट सी बात है, Sn+4 में चला जाता है। आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, Cr2O7-2 प्लस Sn+2 प्लस 14H प्लस जो कन्वर्ट होता है Sn+4 में प्लस Cr+3 में 2 टाइम्स और 7H2O फॉर्म कर रहा होता है। कितना H2O फॉर्म कर रहा होता है? 7H2O। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। सो वो किस में जाता है? Sn+4 में। दैट इज ऑप्शन सी। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। जब भी नामकरण करना होता है चेक करो स्पीयर पे कोई चार्ज है, नहीं है सर, तो मेटल का नाम एज इट इज रखेंगे। क्या एक ही टाइप के लिगेंड है? नहीं, 2 लिगेंड है सर, तो अल्फाबेटिकली नेम करना होता है। NH3 का नाम अमाइन होता है, 2 अमाइन प्रेजेंट है तो डाईअमाइन, डाईअमाइन डाईअमाइन डाईअमाइन, 3 जगह डाईअमाइन है। Cl का नाम क्लोरिडो होता है, कितने क्लोरिडो है? 2 क्लोरिडो है तो 2 क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो। फिर PT का नाम प्लैटिनम है, सही है। फिर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है, तो अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। X अमोनिया पे 0 चार्ज रहता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है 2 -1 × 2, ओवरऑल चार्ज पूरे स्पीयर पे 0 है। सो X की वैल्यू +2 हो गई। रोमन न्यूमरल्स में लास्ट में मेटल के पीछे लिख दिया जाता है 2, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डाईअमाइन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 44। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है हमें बताना है। सो हमें दिख रहा है NH3 और यहाँ पे Cl है, सेम टाइप के 3 लिगेंड है, तो अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना इधर कोई अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, ना इधर कोई अरेंजमेंट में, सिर्फ फर्स्ट केस में डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे 2 आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? Cl के रिस्पेक्ट में 2 आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस। क्रोमियम वाटर वाटर, ठीक है, और ये वाटर और ये वाटर, ठीक है, 4 तो ये हो गए, और ये Cl और ये Cl, ये एक बना, ठीक है। और ये जब पानी पानी रखा है वहाँ Cl रख दोगे तो दूसरा बन जाएगा। When 0.1 mole of this is treated with excess AgNO3, 0.2 mole of AgCl is obtained. The conductivity that will correspond to, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने 0.1 ये लिया है और एक्सेस AgNO3 लिया है, और प्रेसिपिटेट में 0.2 AgCl बाहर आ रहा है, यानी 2 ही Cl बाहर है, स्पीयर के बाहर काउंटर आयन की तरफ 2 ही है, क्योंकि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की जो वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो आयनाइजेबल नहीं होती है। हो गई बात, खत्म हो गई सर। तो मैं लिखूंगा CO NH3 5Cl, एक Cl घर के अंदर रहेगा और 2 Cl बाहर लड़ने जा रहे हैं, लड़ लेंगे, लड़के AgCl बना देंगे। तो आपको इसकी कंडक्टिविटी बतानी है, तो कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा होगा? CO NH3 5Cl, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 और 2 Cl माइनस, सही है। सो कितना आयन बने? 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, 1:2 कोफिशिएंट देखो, ये 1 आयन और ये 2 आयन, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। डन, आगे बढ़ते। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस, एड्जॉर्प्शन का हमें बताना है। सो हमें ये बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, डेल्टा E = hc/λ होता है। सर जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है ना, उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी स्प्लिटिंग होगी उतना कम लैम्डा होगा। हो गया सर, गेम ओवर। यानी मुझे ये चेक करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, क्योंकि स्प्लिटिंग डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा O डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? SFL पे। तो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तो फ्लोरीन, वाटर और EN मतलब इथेन 1,2 डाईअमाइन, हमें पता है उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में EN ज़्यादा रहता है, H2O उससे थोड़ा कम रहता है, और सबसे कम कौन रहता है? फ्लोरीन रहता है। ये उनकी एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी के ऑर्डर से वो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। सो जो दिखता है वो हर बार होता नहीं है, तो लैम्डा का एब्जॉर्प्शन का जो ऑर्डर होगा वो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी उसकी कम है बट लैम्डा उसमें सबसे ज़्यादा होगा। सो ए आंसर इज द राइट आंसर। इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये बात याद रखना, इमोशंस मत जोड़ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ तो वो WFL हुए, वीक फील्ड लिगेंड्स हुए। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं? वो पेयरिंग कर नहीं पाते, स्प्लिट करके ऊपर चले जाते हैं, जंपिंग जपांग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते? क्योंकि उनको पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लगती है कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो डेल्टा O यूज़ करेंगे।
इंसान वही काम करता है ना जिसमें एनर्जी कम लगती है, तो स्प्लिटिंग करना उनको ज़्यादा फायदेमंद लगता है कंपेयर टू पेयरिंग, क्योंकि पेयरिंग में उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है। सॉरी, टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा ओ नहीं डेल्टा टी रहेगा। डन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डेल्टा टी विल बी स्मॉलर देन पी। पी मतलब पेयरिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COEN होल ट्वाइस गिव्स व्हाट? सो हमें ध्यान देना है इसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इसमें दो आइसोमर्स होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ट्रांस वाला ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, हमने बहुत बार ब्रह्मास्त्र में डिस्कस कर रखा है, कोई भी GI नहीं शो कर रहा होगा, बट सिस वाले में दो केस बनेंगे, एक D होगा और एक L होगा। समझ आएगी नहीं बात? एक D क्या होगा, प्लेन ऑफ लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, राइट साइड में रोटेट कर रहा होगा, और एक L होगा स्मॉल l जो प्लेन ऑफ लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा होगा, यानी लीवो रोटेटरी होगा। सो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा, वन सिस एंड टू ट्रांस। नहीं भाई, ये तो गलत बात है। वन ट्रांस एंड टू सिस, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि ट्रांस में तो OI है नहीं, हाँ, बट सिस में OI है, तो OI है यानी एक D आइसोमर बनेगा और एक L आइसोमर बनेगा। D और L याद है ना, मिरर इमेजेस दोनों अलग अलग एनिशोमर्स बनेंगे। सो वन सिस एंड टू ट्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CO एक्ट एज अ ब्रिज लिगेंड? देखो, बॉन्डिंग एम मेटल कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी जाने से पहले इसको एक बार देख लो। सारे स्ट्रक्चर में CrCO6 जो रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, Mn2CO10 रहता है, Mn जुड़े हुए हैं, 5 इसको, ऐसा शेप रहता है। NCERT में देखना। FeCO5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और CO2CO6 ये CO कोबाल्ट का है और कैपिटल CO कार्बोनिल का है, वहाँ पे ब्रिज लिगेंड बनता है। CO छोटा CO, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, C डबल बॉन्डो ऐसे जॉइंट है। डन बेटा। तो ब्रिज की तरह काम करे ना, कार्बोनिल वाले लिगेंड्स किसकी तरह काम करे, ब्रिज की तरह। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 50 देखते हैं। व्हाट इज द आयोनाइज आइसोमर ऑफ? आयोनाइज आइसोमर कब अराइज होता है? जब काउंटर आयन लिगेंड की तरह काम कर सकता है, लिगेंड काउंटर आयन, फिर हेरा फेरी करने हैं हमें, अंदर बाहर। तो NO2 को ले जाओ बाहर और Cl को ले आओ अंदर, आयोनाइज आइसोमर बन जाएगा। लिंकेज आइसोमर कब बनेगा? जब मेरे पास कोई एम्बिडेंट लिगेंड अंदर प्रेजेंट होगा। हमें अभी बहुत डिटेल में नहीं देखना आयोनाइज आइसोमर कब होगा, जब Cl अंदर जाएगा, NO2 बाहर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल। नेक्स्ट 51th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 51th क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 इज, ठीक है, NiCO4 का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, तो X कार्बोनिल जो रहता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 0 × 4 करेंगे, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे 0 है तो X की वैल्यू 0 हो गई। सो हमारा निकल जो रहेगा वो 0, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट देखते क्या दिया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप, मतलब हमें बस लिंकेज आइसोमर बताना है, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड रहेगा तो बस खत्म। एम्बिडेंट लिगेंड रहेगा SCN थायोसाइनेटो NCS, थायोसाइनेटो ही रहेगा, बट N वाला लिखेंगे हम लोग, N लिख देंगे, डैश लगा के N लिख देंगे। तो वो कैसे टाइप का आइसोमर रहता है? लिंकेज आइसोमर रहता है, ठीक है। हाँ, अभी जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, 53 क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए कि आप अपना MCQ के शीट खोले और उसमें आपने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जिस कॉन्फिडेंस से आप पढ़ रहे हो या रीड कर रहे हो, अगर माय टचवुड कभी ऐसा अभी होगा भी नहीं, मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन आपका ऐसा आया जो आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, सो आपका कॉन्फिडेंस 1 मिनट के लिए भी हिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन 45-46 क्वेश्चन को बिगाड़ने नहीं चाहिए। आप कॉन्फिडेंस पिक करने के लिए पहले वो पार्ट उठाइए जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। एक बार पेपर में कॉन्फिडेंस जब इनिशियल लेवल पे आ जाता है ना, तो आप अनगॉटेबल हो जाओगे, अनटचेबल हो जाओगे, अपने आप आपकी प्रायोरिटीज मीट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आज के पेपर को सॉल्व करते टाइम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ हेलोजेंस, तो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है हमें पता है, 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। हेलोजन मतलब HX के साथ, हेलोजन एसिड्स के साथ एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, ROH रिएक्ट करता है, तो ऑर्डर क्या रहता है 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ केस में ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 1 डिग्री, तो C followed by B and then A. So option C will be the right answer. Next देखते हैं, which type of alkyl halide will undergo SN1 reaction? तो अगर आप ध्यान से देखो तो सारे के सारे केसेस में 3 डिग्री है, बट हेलोजन चेंज हो रहे हैं, हेलोजन चेंज हो रहे हैं यानी लिविंग टेंडेंसी चेंज हो रही है, LT चेंज हो रहा है, लिविंग टेंडेंसी। और हमें पता है सबसे अच्छा भगोड़ा कौन है,
जो भाग के सबसे पहले जाता है आयोडीन, फॉलोड बाई Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस और उसके बाद फ्लोरीन माइनस। तो I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जब एल्काइल पार्ट सेम रहेगा, हेलोजन के ऊपर कंपैरिजन करना है तो Lt देखना होगा, लिविंग टेंडेंसी, और सबसे जल्दी भाग के जाता है आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में ये पोजीशंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है। विनाइलिक हैलाइड मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp2 हो, एलाइलिक मतलब जिससे हम जुड़े हैं वो sp3 हो, बट अगल बगल में डायरेक्टली कोई sp2 जुड़ा हो तब उसको एलाइलिक बोलेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा रह जाता है। तो ध्यान से देखते क्या रहेगा, अपना घर डायरेक्टली sp2 होना चाहिए, अपना घर डायरेक्टली sp2 होना चाहिए। देखो यहीं पे हो गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये विनाइलिक हो गया। यहाँ पे देखो तो ये एलाइलिक है, अपना घर sp3, बगल वाला sp2। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी एलाइलिक है, ठीक है, यहाँ भी देखो एलाइलिक हुआ, ये विनाइलिक हुआ। तो ये वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। डैश इज ऑब्टेन व्हेन 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक पोटैश। एल्कोहलिक पोटैश मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है। एल्कोहलिक KOH मतलब बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन का रूल बहुत सिंपल रहता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है बिना कोई सब्स्टिट्यूशन से। और 1 क्लोरोब्यूटेन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब 1 2 3 और 4, और यहाँ पे Cl है, इधर से हाइड्रोजन अल्फा बीटा, तो ये C डबल बॉन्ड C बन गया, ठीक है। दैट इज 1 ब्यूटीन। क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन। डन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा बोर्ड में पहले आ चुका है, मैंने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र में आपको सिखाया है कि हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे ढूंढते हैं। सो पहले आपको नंबर कर देना है कायरल कार्बन्स को, ठीक है। तो ये 2 कायरल कार्बन्स है, आपको देखना हाईएस्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 1 नंबर इसको मिलेगा। सेकेंड नंबर इसको मिला, क्यों? क्योंकि सर यहाँ C है यहाँ O है, तो भैया यहाँ पे क्लोरीन है, मासेस के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है। थर्ड नंबर इसको मिला, फोर्थ नंबर इसको मिला। 1 2 3 की डायरेक्शन में मूव करो, 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला क्या ऊपर नीचे है? नहीं है। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन R होता है, कंडीशन फोर्थ वाला या तो टॉप पे हो या तो बॉटम पे हो, टॉप पे हो या तो बॉटम पर नहीं है, तो वो RS बन जाएगा। तो यानी इधर जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2 का S रहेगा, 2 का S रहेगा, ठीक है। देखते, हो सकता है DV हो क्योंकि 2 के S है। तो यहाँ पे ये सेकंड कायरल कार्बन है, तो सेकंड कायरल कार्बन की हम 3 रखते थे। सो पहली प्रायोरिटी क्लोरीन को मिली, दूसरी प्रायोरिटी इसको मिली, तीसरी प्रायोरिटी इसको मिली, ठीक है। ये थर्ड प्रायोरिटी का आइटम हो जाएगा और ये फोर्थ प्रायोरिटी का। डायरेक्शन 1 2 और 3 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब S होना चाहिए, पर S कब होना चाहिए? जब फोर्थ टॉप या बॉटम पर है। क्या टॉप या बॉटम पर है? नहीं है, तो यानी वो S नहीं होगा, वो R हो जाएगा। दैट मीन्स C ही सही है, 2S और 3R। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हमने ब्रह्मास्त्र के सीरीज में इसीलिए प्रैक्टिस कर रखी थी, करना, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट की बात हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, is directly proportional to mass, is directly proportional to mass of halogen atom। तो हेलोजन एटम में सबसे ज़्यादा मास आयोडीन के केस में रहता है, फॉलोड बाय ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, और फिर कौन आता है? जो भी आना है, फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो आप देखते कौन सा है? ब्यूट। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे तो सेम है, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो सबसे ज़्यादा आयोडो में रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हेलोजन का मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, फॉलोड बाय ब्रोमो और फिर क्लोरो, और सबसे लास्ट में एल्केन फैमिली आ जाएगा। तो चेक करते हैं कौन सा 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है? तो फिनॉल में जब ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है NO2 ग्रुप का ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा? पिक्रिक एसिड बोलता हूँ। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है? विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स? रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? हाँ, लूकास रिएजेंट। कमेंट में बताना, लूकास रिएजेंट रहता है। और जो एल्कोहल होता है वो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। 3 डिग्री में इंस्टेंटेनियसली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाता है, NCERT की डायरेक्ट लाइन है। 2 डिग्री में थोड़ा लेट होता है, फॉलोड बाय 1 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। 61 देखते हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। IUPAC नेम बताना है, फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। हेलोजन रहेगा, वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। 6 मतलब हेक्स हो गया, ठीक है। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑल आ रहा है, 2 पे ऑल आ रहा है,
और सब्स्टिट्यूट क्लोरो है 5 पे, तो 5 क्लोरोहेक्सेन टू ऑल, 5 क्लोरोहेक्सेन टू ऑल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मार्क द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंपाउंड विथ HBr और HCl. ये एक बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ना, एल्कोहल्स में से, पर थोड़ा हटके टाइप का क्वेश्चन है. ये सारे पोजीशन पे OH बेंजाइल कार्बन से जुड़ा है. बेंजाइल कार्बन से जब भी वो रिलीज होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा. क्या फॉर्म हो रहा होगा बेटा? कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है +M ग्रुप से या +I ग्रुप से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -M और -I ग्रुप से. सो हमें चेक करना है कि कार्बोकेटाइन तो बनना ही है, OH को जाना ही है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी? जब प्लस वाले ग्रुप्स हो. NO2 तो भैया भयंकर -M है, Cl तो भैया भयंकर -I देता है. यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहा, ना लेने वाला ना देने वाला, तो सबसे अच्छी रिएक्टिविटी फर्स्ट की होगी. ठीक है, -M की मार से अच्छी -I की मार होती है, तो आपको -I वाले को रखना है, तो वो 3rd नंबर वाला, फिर फॉलोड बाई 2nd नंबर. तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, ठीक है, फिर 3rd एंड देन 2nd. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लास्ट में ऐसा मत करना कि सर आपके 2-4 आंसर सब में CC आ रहा है तो हमारे कोई MCQ नहीं आएगा तो डायरेक्ट C कर देंगे भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना. ठीक है. द एंजाइम दैट कैरीज आउट कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इथेनॉल, वो एक पार्ट दिया है ना 2 एल्कोहल्स का. वुड स्पिरिट हमने एक ब्रह्मास्त्र में डिस्कस करा था, ये दूसरा है. सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में जब जाता है तो मैं कौन सा एंजाइम यूज़ करता हूँ? इन्वर्टेज. कौन सा एंजाइम यूज़ करता है? इन्वर्टेज. दोनों ऑप्शन सेम है. एक्चुअली यहाँ कुछ और होना चाहिए था, तो आप ऑप्शन सी रखेंगे, इन्वर्टेज रखेंगे. जाइमेज का काम होता है नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज से उसको कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट करना, तो तब जाइमेज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट 64, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो एस्टेरिफिकेशन क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, और कार्बोक्सिलिक से पूरा OH जाता है और एल्कोहल से H जाता है, एस्टर्स बनाते हैं RCO पाई. ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? OR-. थोड़ा R- रखते हैं अलग सा. तो ये एक्चुअली एक SN2 एग्जाम्पल रहता है, SN2 रिएक्शन रहता है. एल्कोहल्स का अटैक जो रहता है वो कार्बोक्सिलिक से SN2 सब्स्टिट्यूशन रहता है. सो हमें पता है जितना कम हिंडर्ड रहेगा उतना स्मूथली अटैक करेगा. तो एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ठीक है, ये ध्यान रखना इस ऑर्डर के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. हर बार हर ब्रह्मास्त्र में मैंने लिया है, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं सर ये तो रिपीट है, बट ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे. एस्टर्स को HI के प्रेजेंस में कोई एक टूटेगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा. बेंजीन के साथ ऑक्सीजन कभी साथ नहीं छोड़ता है, तो C2 के साथ C1 के साथ छोड़ देगा. ठीक है, तो H जाएगा O के पास और I जाएगा इसके पास, तो क्या बन रहा होगा? बेंजीन. यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2I, और यहाँ क्या बन जाएगा? बेंजीन, और यहाँ क्या बन जाएगा? OH. तो 2 केसेस आ जाएंगे. ठीक है, ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है? CH2I, CH2I, CH2I. ठीक है, ये L नहीं है, ये I है. ठीक है, ये CH2I हो गया और ये OH हो गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, देखते हैं 66 क्वेश्चन क्या है. विच गैस इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल विथ सोडियम. तो फिनॉल विल एक्ट एज एन एसिड. फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन OH, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है O- Na+, और कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है बेटा? H2 गैस. बहुत बचपन में हमने ये बात पढ़ी थी, एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है सब वो क्या बना रहा होता है? सॉल्ट. और कौन सी गैस लिबरेट कर रहा होता है? H2 गैस. सो आंसर विल बी हाइड्रोजन गैस. डन. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67. हो गया. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. बाय विच रिएक्शन फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. ऑर्थो सैलिसाइलिक एल्डिहाइड कॉमन नेम रहता है, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड. तो सबको पता है रीमर टीमन रिएक्शन रहती है. ठीक है, हमारे पास फिनॉल रहता है, NaOH, क्लोरोफॉर्म, बेंजाल, इंटरमीडिएट बनता है NaOH, फिर एसिडिफिकेशन और फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड रीमर टीमन रिएक्शन के थ्रू मिल जाता है. विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मतलब C2H5 MgBr है, उसको प्रोपेनॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है. तो प्रोपेनॉन मतलब CH3CO5CH3, मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है, नोट दैट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एसीटोन के साथ या किसी भी कीटोन के साथ रिएक्शन करता है 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा होता है. और ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का R जो है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो CH3 O पे H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और ये C2H5 हो जाएगा. ठीक है, C2H5 हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बन रहा होगा? नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1, 2 और 3.
2 पे ही 2 पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। नहीं, नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 3 तो पेरेंट नहीं होगा, देखो ये गलती हो सकती है। मेरे पास 1 2 3 और 4 C2H5 है ना, तो 4 कार्बन पेरेंट की तरह रहेगी, 2 पे ऑल रहेगा और 2 पे मिथाइल भी रहेगा, तो क्या बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा एक्सपांडेड वे में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, CH3COH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 और 4 डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो वो देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन ही ना हो या अल्फा कार्बन हो बट अल्फा हाइड्रोजन ना हो। सो अगर आप यहाँ ध्यान दो, इज नॉट गिवन बाई, सो दिस इज अल्फा कार्बन कौन सा रहता है, CO पाई कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो देगा। यहाँ तो है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म हो गया। अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, ये जो है इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, सो दिस विल नॉट गिव कैनिजारो हमारी रिएक्शन के हिसाब से, तो आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने ऑलरेडी देख रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है जब इंडक्टिव ग्रुप्स -I वाले ऐड हो रहे होते हैं। तो फिनॉल, इथेनॉल, सबसे पहले तो एरोमेटिक एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक, तो इथेनॉल को तो पीछे रख दो, उससे ज़्यादा फिनॉल हो जाएगा। और एसिडिक एसिड तो फिनॉल के भी गॉड फादर रहते हैं। अब एसिडिक में भी क्लोरो एसिडिक क्यों आगे आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन है जो -I इफेक्ट शो कर रहा है। सो क्लोरो एसिटिक एसिड, फिनॉल और इथेनॉल, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसिडिक एसिड की फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहती है कंपेयर टू एल्कोहल फैमिली, और एल्कोहल में रीडर एरोमेटिक वाले होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक, तो फिनॉल इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। और क्लोरो क्यों, -I इफेक्ट। नेक्स्ट, एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजिन के साथ एसिड के प्रेजेंस में, फिनाइल हाइड्राजिन मतलब अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, तो NH2 सिंगल बॉन्ड N और फिनाइल जुड़ा रह रहा है, ठीक है, तो दिस इज नो, ठीक है। अगर मेरे को फिनाइल हाइड्राजिन ड्रॉ करना है तो NH2 N और यहाँ पे H और ये बेंजीन हो जाएगा, तो दिस इज हमारा फिनाइल हाइड्राजिन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजिन। उसको एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ जाएगा और ये CH3 रह जाएगा, मतलब इथेनॉल ही हमारा एसिड एल्डिहाइड का कॉमन नेम रहता है। तो मैंने टेक्निक क्या रहती है कि CO पाई बॉन्ड को इधर से ड्रॉ करो, ये H रखो, यहाँ पे CH3 रखते, ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के, यहाँ पे NH रहेगा और ये बेंजीन रहेगा। सिंपली मुझे वाटर रिमूव करना है, ठीक है, वाटर विल बी रिमूव्ड, तो क्या फॉर्म हो रहा होगा बेटा, CH, यहाँ पे CH3 जुड़ा रहेगा, यहाँ पे N आ गया, दोनों हाइड्रोजन उसके निकल गए, यहाँ पे N और डबल बॉन्ड के साथ आ गया NH और ये बेंजीन हो गया, हाइड्राजोन बन जाएगा, हाइड्राजोन। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, सो CH3 डबल बॉन्ड N फिर NH और बेंजीन, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड। तो दो रिएक्शन रहती है, अभी देखा हमने ग्रिग्नार्ड में भी नंबर, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं, और दूसरा होता है एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डोल कंडेंसेशन, दो ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बस थोड़ा बातें कवर करने के लिए मैंने आपको ये दो मल्टी करेक्ट दे दिया था। तो कभी भी याद रखना, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना होगा तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड। देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलिन्स और फेलिंग्स आता है। टॉलिन्स एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ नहीं करता, और एसीटोन कीटोन है। फिर आता है फेलिंग, फेलिंग ए फेलिंग बी, फेलिंग ए फेलिंग बी वाला जो सॉल्यूशन रहता है, फेलिंग भी कीटोन के साथ नहीं रिएक्ट करता, और तो और वो एल्डिहाइड के साथ करता है, बट एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक के साथ नहीं करता, बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक है। सो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। वो कीटोन के साथ भी नहीं रिएक्शन करता और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी नहीं रिएक्शन करता। 74 बोला है। इथेनॉल और बेंजाल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH दे दिया है बेटा, डायरेक्ट सी बात रहती है, और दो कंपाउंड दे रखे, एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओ, एक को इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को न्यूक्लियोफाइल। बेंजाल्डिहाइड हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम कर पाएगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा नहीं, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्रॉस एल्डोल करो, बाद में लास्ट स्टेप में हीट करके पानी भी निकालना है, कंडेंसेशन भी करना है। सो मैं क्या करूँगा, CO⁻H CH2 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट कैसा दिख रहा होगा, CO⁻ प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5, ये माइनस इधर जाके जुड़ जाएगा तो कैसा दिख रहा होगा बेटा, बेंजाल्डिहाइड है ना, तो H तो रहेगा ही,
तो कैसा दिख रहा होगा? ओके, और ये ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड टूटा ना, तो पाई बॉन्ड टूटा तो कार्बन के ऊपर प्लस आया और ऑक्सीजन पे माइनस, और ये एल्डिहाइड का H, ये माइनस उधर जाके जुड़ गया। एल्डिहाइड वाले पार्ट को ना CO पाई को राइट साइड ही रखने का, CO पाई इधर हो गया, एक H इधर रहा, ये CH2 है, CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? C, जिसके साथ H जुड़ा हुआ है उसके साथ O भी जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे C6H5 जुड़ा है, ठीक है, C6H5 जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देना, O पे माइनस नहीं रहेगा, O के साथ H अपने आप आके जुड़ जाएगा, क्योंकि जो एल्डिहाइड में से H रिमूव हुआ है वो O पे चला गया। दिस इज नोन एज एल्डोल। क्यों एल्डोल बोला जाता है? देखो, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है। इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो वाटर रिमूव हो जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है और बीटा कार्बन से OH जाएगा। तो दिस इज आवर अल्फा कार्बन, यहाँ से H चला जाएगा एक, और ये हमारा बीटा हुआ, तो क्या बन जाएगा बेटा? C6H5, यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड, फिर CH आ जाएगा और CO पाई H, ये मेरा पूरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नंबरिंग करो 1 2 3, प्रोप इन, है ना, और 3 पे C6H5, मतलब 3 फिनाइल प्रोप और डबल बॉन्ड 2 इन ऑल, ऑल की आल, ऑल की आल, तो आल रहेगा, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन आल। आल क्यों रहेगा? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है। सो हमारा नाम क्या रहेगा? 3 फिनाइल कार्बन प्रोप 2 इन आल। डन, आगे बढ़ते नेक्स्ट। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो कौन एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है? सिंपल सी बात है, एल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। HCHO ये नहीं करेगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर आप इसकी बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। सर ये वाले अल्फा कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इस अल्फा कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये करेगा। बेंजाल्डिहाइड है, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, इसी स्ट्रक्चर में दूसरा बेंजीन आ जाएगा तो ये भी नहीं करेगा। सो बी आंसर विल बी द राइट आंसर। एल्डोल में अल्फा कार्बन भी होना चाहिए और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिजारो में कंडीशन एकदम उल्टी होती है, अल्फा कार्बन ही ना हो, अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ एक्रोलिन? कॉमन नेम आ सकते हैं आज के पेपर के दिन में, ध्यान देना इस चीज को, इंटरेक्टिव रहो। एक्रोलिन का जो नाम रहता है वो क्या रहता है? एक्रोलिन फॉर्म होता है CO पाई H CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलिन, ठीक है। अब इसको हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो काउंट करते हैं 1 2 और 3 मतलब प्रॉप, फिर आ जाएगा 2 इन आल, prop 2 in all, prop 2 in all। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, prop 2 in all। एक्रोलिन का ये स्ट्रक्चर रहता है। डन, नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है Cl2 रेड फॉस्फोरस H2O के प्रेजेंस में। सिंपल रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेनिस्की रिएक्शन में होता क्या है कि मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 CO पाई OH है। कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन रहता है वो अल्फा कार्बन रहता है। अल्फा कार्बन में HVZ रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है और हेलोजन जाके जुड़ जाता है, तो CH3 CH Cl CO पाई OH, ठीक है। सो दिस द नेम विल बी अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन से H जाता है और Cl आ जाता है या कोई भी हेलोजन आ जाता है। जोन्स रिएजेंट कौन रहता है? पुराना PYQ का क्वेश्चन है। तो जोन्स रिएजेंट इज नथिंग बट CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन H2SO4। और जोन्स रिएजेंट का काम क्या रहता है? अल्कोहल को डायरेक्टली वो कार्बोक्सिलिक RCO पाई OH में कन्वर्ट कर देता है जोन्स रिएजेंट। CrO3 H2SO4 इज जोन्स रिएजेंट। रिएजेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। डन, आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर, दैट इज HCHO, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन 1 डिग्री बढ़ा देता है, तो फॉर्माल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड के साथ करोगे तो प्राइमरी, और एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3 CO पाई H है। तो यानी ये जो इसके पास तो एक कार्बन एल्काइल ग्रुप पहले से है ना, तो नया ऐड होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। सो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल रिस्पेक्टिवली फॉर्म होगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हेलोफॉर्म टेस्ट? कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं? सो हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप हो। एक्टिव मिथाइल ग्रुप कैसे पता चलेगा?
कार्बोनिल कार्बन से सीधे सीधे CH3 जुड़ाओ, सीधे सीधे CH3 जुड़ाओ, ठीक है। एल्डिहाइड में एक ही बंदा है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और वो एसिड एल्डिहाइड ही है। सर है ही नहीं। अब क्या करना है इसमें, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हेलोफॉर्म क्या अल्कोहल नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेलोफॉर्म में जो मेरे पास I2 NaOH का जो सॉल्यूशन रहता है वो अल्टीमेटली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। बट वो किसके लिए था भाई? फेलिंग और टॉलरेंस आपने एल्डिहाइड को दे दिया, कीटोन नाराज हो गए थे, कीटोन्स के लिए भी था और एल्डिहाइड। अगर आपको कभी भी 2 डिग्री का अल्कोहल दिखे तो आप चेक करना कि आप उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना सकते हो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। C से H O से H, C से H O से H चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CO pi CH3। देखो ये छुपा हुआ था। तो एल को कभी कभी ऐसा धोखा भी देगा बोर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए। लगेगा सर कोई भी नहीं है, गलत, बोनस नहीं है भाई। एल्कोहल को एक बार ऑक्सीडाइज करके देख लेना, क्या पता वो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा क्या, तो कीटोन बताएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में से किसी के पास भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, यानी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा 81, फटाफट। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 1 फिनाइल इथेनामाइड, प्रॉप इथ। फिनाइल वैसा का वैसा है, प्रॉप इथ। एक कार्बन कम, एक कार्बन मतलब हैप्पी बर्थडे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएजेंट क्या होता है हैप्पी बर्थडे का? Br2NaOH, ठीक है। एक कार्बन रिड्यूस करना होता है Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आगे बढ़ते फटाक से, टाइम कम काम ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब जिसके पास लोन पेयर है बट अवेलेबल नहीं है। तो भैया किसके पास है? अवेलेबल कब नहीं होगा? जब वो गांव में रेजोनेंस करने घूम रहा होगा। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी सबके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन फैमिली में, पर कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो एसिड आएगा तो ये लोग दे देंगे। इसका लोन पेयर गांव में घूम रहा होगा, तो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ। 3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रीएजेंट। हिंसबर्ग रीएजेंट मतलब BSC, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस के साथ ही रिएक्शन करता है। 1 डिग्री एल्कलाइन सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री एल्कलाइन सॉल्युबल नहीं होता, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि उसके पास H ही नहीं रहता। डज नॉट हैव हाइड्रोजन, सही है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज Z इन द रिएक्शन? डायोजोनियम HbF4, फ्लोरोबोरेट, डायोजोनियम सॉल्ट बनता है, फ्लोरोबोरेट डायोजोनियम सॉल्ट। NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में, NaNO2 जब भी होगा, अगर डायरेक्ट हीट करते तो फ्लोरोबेंजीन बन रहा होता, बट NaNO2 के प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन क्रिएट होता है बेटा। क्या क्रिएट होता है? नाइट्रोबेंजीन। तो Z जो होगा वो हमारा नाइट्रोबेंजीन होगा। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डायजोनियम और एजो कपलिंग को देख के ही जाना, जरूर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कंपाउंड बेसिक स्ट्रेंथ? तो बेसिक स्ट्रेंथ का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये कब रहता है? जब मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूट रहता है एक्वा स्टेट में। 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। ये कब रहता है? जब इथाइल रहता है एक्वा स्टेट में। और गैसियस स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है, तो 3 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अमोनिया लास्ट में आता है और एरोमेटिक अमाइन तो सबसे ही लास्ट में आता है। ये हमेशा याद रखना, हर केस में एरोमेटिक अमाइन सबसे लास्ट में ही आते हैं, अमोनिया के भी पीछे आते हैं। हो गया सर, ठीक है। तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कोई ऑप्शन ही नहीं है ए के अलावा। 2 डिग्री 1 डिग्री 3। देखो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना, 213 231। 213 कब रहता है? जब मिथाइल रहता है। 231 इथाइल रहता है। तो ये 2 डिग्री वाला लीड करेगा, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? एनिलीन आ जाएगा। डन। सो ए विल बी द राइट आंसर। 86, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड वाला भी लेके आ गया मैं, तो 2 1 3 ए ऑप्शन यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन कार्बाइल अमाइन टेस्ट? कार्बाइल अमाइन टेस्ट को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस रहता है प्राइमरी अमाइंस के डिटेक्शन के लिए। प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है। सो मेरा जो रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म CH3 और एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब भी मेरा RNH2 दैट इज प्राइमरी अमाइन या ARH2 रिएक्शन करता है, सो वो RNC बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, या ARNC फॉर्म कर रहा होता है जो फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस रहता है। हो गया सर,
ए ऑप्शन राइट आंसर है। सब रिकैप्ड होना चाहिए, तुरंत तुरंत, टाइम पास आ रहा है, डरना नहीं है, फोड़ के फाड़ के ही आना है पेपर को। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विथ साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ 1 CH2 ग्रुप, मतलब एक CH2 बढ़ाना है, एल्काइल हैलाइड से बनाना है, अमाइन बनाना है, प्राइमरी अमाइन बनाना है। सो हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्शन कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, तो RCN फॉर्म हो गया। तो एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में प्राइमरी चेन में एक कार्बन बढ़ गया, उसका मैं रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो RCH2NH2 फॉर्म हो जाएगा, ये नया प्राइमरी अमाइन देगा। बट मेरे पेरेंट एल्काइल हैलाइड से एक कार्बन ज़्यादा रहेगा। सो कौन सा केस रह जाएगा सर? कौन सा? पोटेशियम साइनाइड। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एनर्जी, फुल एनर्जी होनी चाहिए भाई, लास्ट क्लास का फेज है, लास्ट क्लास का टाइम है, एनर्जी फुल। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विथ HNO2? मिथाइल अमाइन मतलब CH3NH2, HNO2 नाइट्रस एसिड रहता है, एलिफेटिक डायजोनियम बनाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। एलिफेटिक डायजोनियम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एल्कोहल बना देता है। कौन सा एल्कोहल? मिथाइल एल्कोहल, मीथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल नहीं आएगा, मीथेनॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है हमें, मीथेनॉल। आंसर क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। डन। या वो आल नहीं होगा, ऑल होगा। मिथाइल अमाइन ही है ना, तो CH3NH2 ही है। डन, मिथाइल है। हो सकता था इथाइल हो, तो इथाइल में इथेनॉल बन रहा होता, बट मिथाइल है, कोई कार्बन बढ़ता घटता नहीं है इस केस में। 90 देखते हैं, 90। विच कंपाउंड पोजेसेस ज्विटर आयन? सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड NCERT में डायरेक्ट दे रखा है, उसका कॉमन नेम है ये, पर प्रॉपर नेम होता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। याद है कि नहीं है? बिल्कुल सर, याद होना ही चाहिए। या पैरा पोजीशन पे NH2 रह जाएगा और यहाँ SO3H रह जाएगा। इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NH3 प्लस और यहाँ SO3 माइनस, ठीक है। दिस इज ओनली नोन एज ज्विटर आयन। एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस चार्ज साथ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है, ये पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का दूसरा नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन? एनिलीन और बेंजाइल अमाइन, देखो एनिलीन जो रहता है, एनिलीन तो प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड है, प्रॉपर एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। वो तो फटाक से Br2 के साथ रिएक्शन कर देगा H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। ब्रोमीन वाटर है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, याद है कि नहीं। बट बेंजाइल अमाइन की अगर मैं बात करूंगा तो बेंजाइल अमाइन मतलब बेंजाइल पोजीशन से NH2 जुड़ा हुआ है। सर ये Br2 के साथ नहीं रिएक्शन करेगा H2O के प्रेजेंस में। सो डी आंसर विल बी द राइट आंसर। डन। बेंजाइल सल्फोनिक क्लोराइड के साथ तो दोनों करेंगे, सही है कि नहीं। ये है हमारा कार्बेल अमाइन टेस्ट है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है ना, प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है, सही है। तो वो भी दोनों के साथ रिएक्शन कर देगा। CH3COCl, ठीक है, एसिड एनाइट्राइट जो रहेगा वो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, Br2H2O नहीं रिएक्ट करेगा। डन। आगे देखते हैं। विच सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर? फिर ये बात याद रखना, डाईएजोनियम में फ्लोरोबोरेट डाईएजोनियम, आई रिपीट, फ्लोरोबोरेट डाईएजोनियम इज इनसॉल्युबल। ये NCERT में लाइन दे रखी है कि वो प्रेसिपिटेटेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलता है। कौन? फ्लोरोबोरेट डाईएजोनियम। तो फ्लोरोबोरेट डाईएजोनियम कैसा दिखता है? बी जैसा, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बी ऊपर रहेगा, सी नीचे रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? C6H5N2 BF4 माइनस, फ्लोरोबोरेट डाईएजोनियम, ठीक है, N2 BF4 माइनस और ये प्लस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? इट इज एल्डोहेक्सोस, इट इज प्रेजेंट इन फुरानोस। एल्डोहेक्सोस तो सही बात है, इट इज प्रेजेंट इन फुरानोस। सर यहीं हम गलत हो गए, गलत है बट हम सही है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही है। ये फुरानोस के फॉर्म में नहीं होता है, पायरेनोस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पायरेनोस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, याद आ रहा है कि नहीं। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स NHN, एकदम सही बात है। इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी सही बात है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पायरेनोस, नॉट फुरानोस। 94,
डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वो याद है, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, C5 और 5' और 3' के बीच में लिंकेज होता है। बस हो गया, बात खत्म। देखो वही क्वेश्चन पूछा होगा, बिटवीन विच कार्बन एटम द पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कब फॉर्म हो रहते हैं? जब फॉस्फोरिक एसिड 5' कार्बन पे आके जुड़ जाता है, 5' कार्बन पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। सो कौन से पोजीशन से लिंकेज हो रही होती है? ये वाला CH2 के ऊपर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, वो 5' से जुड़ा है, और वो मेन पेंटोज से 3' से जुड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5' एंड 3'। बायोमॉलिक्यूल तो सबसे फ्री में नंबर देगा आपको। अगर आपने NCERT की लाइनें पढ़ी है तो सबसे फ्री में नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। DNA एंड RNA कंटेन 4 बेसिस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA? देखो एडिनाइन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन भी कॉमन रहता है, ठीक है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, बेसिस दैट इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो थाइमिन जो रहता है ना, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, ठीक है, डायरेक्ट NCERT बेस्ड लाइन है। थाइमिन जो रहता है वो RNA में प्रेजेंट नहीं रहता है। डन, आगे देखते हैं। डी ग्लूकोज ऑन हीटिंग विथ HiO4। ग्लूकोज को HiO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो ये बात याद रखना, 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड बनता है और 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रहता है। कब? जब मैं डी ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ? HiO4 के साथ। तो 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97। 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैव। 2 डिग्री स्ट्रक्चर दो होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो राइट हैंड स्क्रू वाला ऐसे, और एक होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। उन लोगों में कौन सा बॉन्डिंग होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होता है? CO पाई और NH के बीच में जो रहता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है? H बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा होता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। राइट हैंड स्क्रू की बात करी थी, किसकी बात करी थी? राइट हैंड स्क्रू की बात करी थी, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर रहता है। तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर यानी फैट्स एंड ऑयल्स में सॉल्युबल होंगे। एक टेक्निक याद रखना, कीड़ा के फॉर्म में, कीड़ा, ठीक है, ये विटामिन होते हैं, ये विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल तो है, फैट सॉल्युबल तो है, बट वाटर सॉल्युबल नहीं है। कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा, सही है। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, पर उसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, याद रखना, विटामिन B12 का, ठीक है, वो वाटर वो बॉडी स्टोर कर सकती है, ठीक है। बाकी विटामिन बी और सी है ना, यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। विटामिन B12 बॉडी स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड्स तो रिड्यूसिंग होते ही हैं, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज ही एकमात्र ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है। ग्लूकोज हो गया मोनोसैकेराइड, लैक्टोज और माल्टोज, दे बोथ आर डाइसैकेराइड्स एंड दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड है, पर रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। आगे देखते हैं, लास्ट वावाजोड़ू का लास्ट सेशन और एग्जाम से पहले आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कितने स्कोर आए हैं टोटल में से। तो देख करते हैं, इन द प्रोटीन द अल्फा अमीनो प्रेजेंट एसिड इज प्रेजेंट बाय विच लिंकेज। तो अल्फा अमीनो एसिड जो रहता है वो अमाइड ग्रुप, अमाइड लिंकेज के थ्रू प्रेजेंट रहता है। कौन से लिंकेज के थ्रू प्रेजेंट रहता है? अमाइड लिंकेज, मतलब कार्बोनिल कार्बन से COOH और NH2 जुड़ा रह रहा है, तब मैं उसको कैसे टाइप का लिंकेज बोलूँगा? अमाइड लिंकेज। डन, ठीक है। सो बच्चों, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। लास्ट कुछ आवर्स है आपके एग्ज़ाम से पहले, बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को फेस करना। कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द पेपर बहुत हाई रखना। पैनिक 1, 2, 3 या 4 सवाल नहीं आने पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको 10 नंबर का भी नहीं आ रहा तो 100 में से 90 नंबर्स है जो आप कैप्चर कर सकते हो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो जो आपको अच्छी तरह आते हैं। जैसे ही कॉन्फिडेंस गेन होगा, पेपर अपने आप स्मूथली हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।